नमस्कार, सलाम दोस्तों, मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 9th हिंदी सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 12 है रानी, उसका वीडियो आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम उसके जो लेखिका है महादेवी वर्मा, उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। चैप्टर 12 रानी, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी और निधन सन 1987 ईस्वी माना जाता है। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नींव में ढूंढा तुम में ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय, भावुक, अत्यंत संवेदनशील और समग्र नीव सृष्टि पर अनुकंपा वर्षण करने वाली छायावादी युग की अप्रतिम रचनाकार। छायावादी युग के कुल 4 स्तंभ गिने जाते हैं, जिसमें प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला ये 4 प्रमुख हैं। प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनमें प्रसाद के साथ सदैव इतिहास बोध रहा तो पंत प्रकृति के कोमलकांत पदावली की रचनाकार के रूप में पहचाने गए। निराला अपनी ओजस्विता और रौद्रता के लिए तो महादेवी धीर गंभीर दर्द की दास्तान सुनाने वाली कवित्री के रूप में पहचानी गई। फर्रुखाबाद में यानी कि उत्तर प्रदेश में जन्मी महादेवी सही अर्थ में एक विदुषी और प्रगल्भा नारी के रूप में समग्र जीवन जी गई। मुख्यतया महादेवी कवित्री ही रही, किंतु स्मृति की रेखाएं जैसी रचना के द्वारा उत्तम गद्यकार और रेखा चित्रकार के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य और कुलगुरु के पद पर रहकर शिक्षा के क्षेत्र में आपने अनुपम योगदान दिया है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं आदि आपकी बहुचर्चित एवं लोकप्रिय रचनाएं हैं। यहाँ रानी नामक एक घोड़ी और उनके 2 साथी निक्की और रोजी के साथ आई है सम्मिलित है, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्र अंकित किया है। ऐसा लगता है कि वह नेवला, यह कुत्ती और यह घोड़ी हमारे सामने ही है। पशु पंछी और निर्दोष भोले ऐसे प्राणियों के प्रति महादेवी जी का स्नेह और प्रेम छलकता हुआ नजर आता है। यानी यहाँ पर इस लेसन के अंदर महादेवी वर्मा जो है, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से रानी नाम की एक जो घोड़ी है उसका शब्द चित्र हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे सामने ही उपस्थित हो, हम उसे अपने सामने ही देख रहे हो। इस प्रकार का शब्द चित्र जो है हमारे मन पर प्रभावित हो जाता है। तो इसीलिए ये जो महादेवी वर्मा है, उन्हें यानी कि इस रचना में उन्होंने बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना जो अनुभव है, अपना जो प्राणी का जो प्रेम है प्राणी के प्रति, वो हमारे सामने दर्शाने का व्यक्त किया है। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों और सवारों का आधिक्य था। इसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टू या सफ़ेद गधों, जिसकी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञान वर्धन किया था, पर घूमते देखते थे। रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। यानी इस पैराग्राफ में महादेवी वर्मा जी बताती है कि उस समय रियासतें होती थी और उस समय इंदौर में भी बड़े शानदार घोड़े और सवारों का आधिपत्य था और ज़्यादा देखने को मिलते थे। और इसके अतिरिक्त तो जो अंग्रेज लोग थे वो अपने बच्चों को ये छोटे छोटे टट्टू जो सफ़ेद गधों की तरह दिखते थे और जिसके बारे में रामा ने लेखिका को और उनके भाई बहनों को ये बताया था कि ये गधे हैं, उन पर बैठकर घूमते हुए लेखिका ने अंग्रेजों को बच्चों को देखा था।
रामा की कहानियों में तो वो बताता है कि उस समय राजा अपराधियों को गधे पर बिठाकर उसको देश से निकाल दिया जाता था और इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते हुए देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें इसी प्रकार का दंड मिला होगा। रामा के पास हमारी इस जिज्ञासा का समाधान भी था। वो ये कहता था कि भाई इन्हें विलायत में गधे पर बैठने का जो दंड है वो देकर भारत में भेजा गया है, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार का जो गधा है वह देखने को मिलता नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र यानी कि मेमोरेंडम दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहना अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वह अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा कि सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तुम कहो के साथ ठेलम ठाल के उपरांत मैंने अगुआ होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया कि सफ़ेद टट्टू तो गधा होता है जिस पर बैठकर सजा दी जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया है। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार के अंदर एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने तथा खाने पीने घूमने आदि की उसकी देखरेख के लिए छुट्टन नामक साइज रखा गया। यानी अंग्रेजों के बच्चों को घोड़े पर घूमते हुए देखकर एक दिन ये लेखिका और उनके भाई बहन ने यानी कि उन्होंने तीनों ने होकर उनके पिताजी को एक स्मृति पत्र दिया मौखिक रूप में, जिसे हम मेमोरेंडम भी कहते हैं। और उसमें उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास भी एक छोटा सा घोड़ा होना चाहिए। हमारे पास ये जो घोड़ा नहीं है वो एक अन्याय की बात है। यदि अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है तो हमें भी वो अधिकार मिलना ही चाहिए। तो ये पढ़कर ये सुनकर बाबूजी ने हंसते हुए उनको पूछा कि क्या तुम लोग इस सफ़ेद टट्टू पर बैठोगे? तो तुम कहो के साथ सब लोग एक दूसरे के ऊपर वो डालने लगे। उस समय लेखिका ने आगे आकर गंभीर मुद्रा में अपने पिताजी से कहा कि भाई सफ़ेद टट्टू जो होता है वो तो गधा होता है और उसके ऊपर तो बैठा कर क्या सज़ा दी जाती है। पता नहीं हमारे यानी कि लेखिका के जो ज्ञान है बराबर उसके वजस्त्र स्रोत रामा को बाबूजी ने डांटा या नहीं, यानी कि लेखिका को ये टट्टू वाली जो बात है गधे वाली बात वो रामा ने बताई थी और इसीलिए लेखिका यहाँ कहती है कि पता नहीं उसके पिताजी ने वो रामा को डांटा या नहीं। परंतु कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि उनके घर में एक चॉकलेटी रंग का जो टट्टू है वो आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा हुआ था और वैसे तो बरामदा जो था वो घोड़े बांधने के लिए नहीं बनाया था और इसीलिए यहाँ इस टट्टू को लाने के लिए वहाँ दीवार में एक नया दरवाज़ा बनाया गया था और साथ ही उस घोड़े की मालिश करने के लिए तथा उसके खाने पीने और घूमने आदि सब की देखरेख के लिए एक छुट्टन नामक जो नौकर है साइस जो है उसको रखा गया। यानी साइस यानी कि नौकर, ये घोड़े की देखभाल करने वाला नौकर। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोजी और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सकते। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ही ली। रामा से उसका नाम पूछने पर हमें ज्ञात हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सहृदय हो गए थे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई है, यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया और हम
उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। यानी इस पैराग्राफ में लेखिका बताती हैं कि अब जो ये लेखिका और उनके भाई बहन हैं उस टट्टू से बहुत प्रभावित हुए थे और उससे आतंकित यानी उनसे ईर्ष्या भी होने लगी, दुखी भी वो होने लगे, क्योंकि अभी तक उनके पास जो उनके साथी थे निक्की और ये जो रोज़ी यानी कि नेवला और कुत्ती, कहते हैं कि उनके लिए ना तो कोई मकान बना, अलग सा स्थान बना, ना ही घर के अंदर कोई परिवर्तन हुआ और ना ही उनके लिए कोई नौकर रखा। इसीलिए उन्हें वो अच्छा नहीं लगा, यानी कि वो जो घोड़ी थी वो उनको पसंद नहीं आई, उससे वो खफा रहे। कहते कि रामा को वो नौकर कहते नहीं थे, क्योंकि वो तो उन्हें क्या करता था, डाँटता था, फटकारता था और उनके कान भी खींचा करता था। और इसीलिए कहते हैं कि वो इनकी जो खिड़की होती थी कमरे की, वो भी दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो पाई थी। और इसीलिए कहते हैं कि उनकी जो रोजी और जो निक्की है वो कूद भी नहीं पा रही थी और उन्हें कूदने में भी क्या है, कष्ट हो रहा था। तो बाबूजी से ये सुना कि भाई टट्टू जो है वो उनकी सवारी के लिए आया हुआ है, फिर भी उन्हें ज़्यादा खुशी नहीं हुई। लेखिका और उनके भाई बहन 4-5 दिन तक उससे रुष्ट रहे, यानी कि वो रानी यानी कि घोड़ी से रुष्ट और अप्रसन्न रहे और ऐसे ही घूमते रहे, परंतु अंत में उन्होंने उसकी मित्रता प्राप्त कर ही ली। रामा से जब उसका नाम पूछा तो उन्हें मालूम हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है और रामा से उसका नाम पूछने पर उन्हें पता चला कि भाई उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। ताजमहल का चित्र लेखिका ने देखा था और साथ ही रामा और कल्लू को जो माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुख की गाथा जो सुनते सुनते उन्हें उसके प्रति यानी कि उस घोड़ी के प्रति वो सहृदय हो गए थे, यानी उससे हमदर्दी हो गई थी। ताजमहल जैसे भवन की रानी यानी कि वहाँ की रानी होने पर भी उसे कहानी की भांति ही इस रानी को वहाँ से निकाल दिया होगा, ये कल्पना लेखिका और उनके भाई बहनों के अंदर आई थी और इसीलिए उनकी सारी जो ईर्ष्या थी और सारा जो गुस्सा था वो उनकी करुणा से पिघल गया और इस प्रकार वो और भी उसके नज़दीक आ गए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम देने का वो उपाय सोचने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि अब तक उसकी छवि आँखों में बसी जैसी है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि फिसल जाती थी, खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुच्छा, बड़ी काली स्वच्छ और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है, सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोर छल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। और पारदर्शी जैसी आंखें, लाल नथुने जिन्हें फुला फुला कर चारों ओर की गंध लेती रहती, उजले दांत और लाल जीभ की झलक देते हुए गुलाबी ओठों वाला लंबा मुंह जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता था। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई अधिक है, सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ जो मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोर छल के समान उठती गिरती रहती थी। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएं ऐसे उभर आती है जैसे किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। यानी इस लास्ट पैराग्राफ में महादेव वर्मा ने इस घोड़ी का रूप वर्णन हमारे सामने करने का प्रयत्न किया है। वो कहती है कि रानी जो थी वो बहुत सुंदर थी और कहती कि उसकी सुंदरता उनकी आँखों में बसी हुई थी और उसका जो रंग था वो चॉकलेटी रंग का
हल्का सा चमकदार, और कहते कि उसके अगर उसके ऊपर कोई दृष्टि अगर गिरती है तो वो फिसल जाती है। यानी कि वो इतनी सुंदर थी कि हमारी आंखें गड़े-गड़ाई नहीं रहती थी। और खड़े जो छोटे कानों के बीच में माथे पर जो उसका झूलता हुआ अयाल का गुच्छा यानी कि बालों का गुच्छा, और उसकी बड़ी और काली और स्वच्छ और पारदर्शी जो आँखें थी, और लाल नथुनें जिसको वो फूला-फूला कर चारों ओर की गंध लेती रहती थी। साथ ही उसके उजले दाँत, उसकी लाल जीभ और उसके गुलाबी होठों का जो वर्णन लेखिका ने किया है, वो बहुत ही सुंदर है। लेखिका आगे बताती है कि इसकी जो ऊँचाई थी, यानी कि ऊँचाई भी बहुत ज़्यादा थी, और कहते हैं कि पीठ की चौड़ाई भी बहुत अधिक थी, और उसका जो शरीर था वो एकदम सुडौल मजबूत था। पैर भी उसके बहुत ही एकदम मजबूत पैर थे। साथ ही में उसकी एक आदत थी कि वो अपनी पूँछ से मक्खियाँ उड़ाने का बार-बार प्रयत्न कर रही थी। तो वो उसकी जो पूँछ है मोर-छल के समान उड़ती-गिरती रहती थी। और कहते हैं कि उस समय लेखिका को ये सब ज़्यादा समझने की जो उस उनमें बुद्धि नहीं थी, लेकिन इतने लंबे काल के उपरांत भी उनके स्मृति पर, यानी कि उनकी मन में आज भी उसकी रेखाएँ उभर आती हैं। जैसे कि किसी अदृश्य स्याही से लिखे हुए अक्षर जो हैं, किसी अग्नि के बरा अगर आग के अगर उसको रख दिया जाता है, तो वो दिखाई देने लगते हैं। उसी प्रकार लेखिका को आज भी जब भी वो उस घटना को यानी कि रानी को याद करती है, तो उसके सामने रानी का जो चित्र है, जो रूप वर्णन है, उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।